Students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today we will be doing our next topic, that is nomenclature. In my previous video, I told you about systematics. Systematics branch है biology की जो deal करती है with identification, classification, nomenclature and taxonomy. So today we will be discussing nomenclature in detail form. Now what is nomenclature? Nomenclature बच्चों process है of giving names to organism. And this nomenclature is of two types. Vernacular nomenclature and binomial nomenclature. So let us study this in detail. Dear students, nomenclature means naming of organisms. Now this nomenclature is of two types. The first one is vernacular names or common names and the second one is scientific names. Now first we will do what are vernacular or common names. Locally used names are called common names. वो नाम जो कि किसी लोकल लैंग्वेज में है, लोकल भाषा में है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम्स कहते हैं. जैसे कि पंजाबी लैंग्वेज में है या हिंदी में है या बांग्ला में है या गुजराती में है, तो इन नामों को क्या कहा जाता है? कॉमन नेम्स या वर्नाकुलर नेम्स कहा जाता है. इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों. पहला एडवांटेज तो ये है कि ये हमारी लोकल लैंग्वेज में है. ये यूजुअली छोटे होते हैं, इसीलिए इनको बोलना, इनको लिखना, इनको याद रखना जो है वो आसान होता है. और चौथी चीज़ है कि ये फेमिलियर हैं टू अस राइट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. बचपन से ही हमें किसी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का नाम जो है वो बताया गया है, जो हमें अब तक याद है और पूरी उम्र जो है वो हमें याद रहेगा. सो ये सभी क्या हैं? दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स. Besides these advantages of common names, the common names they are having many disadvantages also. Now what are the disadvantages of common names? First one, drawbacks of common names. पहला disadvantage है या drawback है बच्चों, insufficiency. insufficiency का मतलब insufficient है, पूरे नहीं हैं. वही प्लांट्स या एनिमल्स जो कि हमारे आसपास ग्रो कर रहे हैं, जिनको हमने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, हमने सिर्फ उसी को कॉमन नेम दिया है. देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स, देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स विच आर ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, दे हैव नॉट गिवन एनी कॉमन नेम. तो उनके लिए हम जनरल वर्ड यूज़ कर देते हैं कि भाई ये एक वाइल्ड प्लांट है, दिस इज़ अ वाइल्ड एनिमल. तो उसका कॉमन नेम जो है वो नहीं रखा गया है. तो ये पहला ड्रॉबैक है कॉमन नेम का भी. कॉमन नेम जो है दीज आर इनसफिशेंट. दूसरा क्या है बच्चों डिसएडवांटेज? मल्टीप्लिसिटी. मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि सेम एनिमल और प्लांट इज नोन बाय डिफरेंट कॉमन नेम इन डिफरेंट कंट्रीज. एक ही प्लांट या एक ही एनिमल का अलग अलग नाम है अलग अलग भाषाओं में इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेज है, यहाँ पे तो एक ही प्लांट को अलग अलग भाषाओं में जाना जाता है विद डिफरेंट नेम्स. तो कितना मुश्किल है इन सभी प्लांट्स के नाम्स को याद रखना. जैसे तुम पर्यायवाची शब्द करते हो हिंदी में, तो वहाँ पे तुम देखते हो भी एक ही वर्ड के आगे कितने सारे जो हैं वो नेम्स होते हैं. जैसे एलिफेंट के जो है वो 4 नाम हैं, प्रिकली पॉपी के 8 जो है हिंदी नाम है. तो इट मीन्स एक ही प्लांट को, एक ही एनिमल को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है. सो दिस इज़ द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द कॉमन नेम. तीसरा पॉइंट, एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब क्या है बच्चों? वन कॉमन नेम में रेफर टू मोर देन वन एनिमल और प्लांट. One common name it may refer to more than one animal or plant. कि मैं कोई एक नाम कह रही हूँ और हो सकता है वो नाम जो है वो बहुत सारे एनिमल्स को रेफ़र कर रहा हो. जैसे कि बच्चों पंजाबी वर्ड चिड़ी जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर मैनी स्मॉल साइज्ड बर्ड्स. अब किस बर्ड की बात की जा रही है? व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड चिड़ी देन आई एम टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ बर्ड, दैट इज़ नॉट क्लियर. So this is the drawback of the common name. इसी तरीके से impatiens, balsamifera and mimosa pudica both have
common name, same common name, and the common name is touch me not. So touch me not common name is used for both of these plants. So this was the third drawback of the common name, that is the ambiguity. Fourth point क्या है students? Unscientific basis. कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कॉमन नेम्स रखने के पीछे. एक सुपरफिशियल कैरेक्टर के बेसिस पे या एक हैबिट के बेसिस पे हमने एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को नाम दे दिया है. जैसे हमने अपीयरेंस के बेस पे बर्ड को नाम दे दिया ब्लैक बर्ड. किसी हैबिट के बेसिस पे हमने फिश को नाम दे दिया फ्लाइंग फिश. सो द कॉमन नेम्स दे हैव नो साइंटिफिक बेसिस. नेक्स्ट ड्रॉबैक्स. नेक्स्ट, फैंटास्टिकलनेस. फैंटास्टिकलनेस का मतलब है कि ये जो कॉमन नेम्स हैं दे आर वेरी फैंटास्टिक. किस तरीके से? जैसे कि किस मी क्विक, दिस नेम इज यूज्ड फॉर यूफोर्बिया मिली. विडोज टीयर, दिस नेम इज यूज्ड फॉर प्लांट ट्रेडेस्केंशिया. ब्लड सकर, दिस कॉमन नेम इज यूज्ड फॉर द लिजर्ड कैलोटिस. So these common names, they are very fantastic. Next, wrong impression. कॉमन नेम्स जो हैं वो हमें मिसलीड कर सकते हैं. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं. सिल्वर फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश, क्रे फिश, डॉग फिश. देखो नाम से तो ये लगता है कि शायद ये सारी जो हैं फिशेस हैं. But all of these are not fishes. The true fish is this dogfish. This dogfish is having backbone, it is having gills, it is having fins, so it is a true fish. Other names which are mentioned here, these are not fishes. Like silverfish is an insect, cuttlefish is a mollusk, jellyfish is a coelenterate, starfish is an echinoderm, crayfish is a crustacean. So ये कॉमन नेम्स जो हैं हमें मिसलीड कर सकते हैं. इनसे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ट्रू कैरेक्टर्स के बारे में डिपिक्शन नहीं होती हैं. सो बिकॉज ऑफ दी ऑल ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, कॉमन नेम्स जो हैं इनकी जगह सेकेंड नेम्स जो हैं वो प्रपोज्ड किए गए. एंड दीज आर व्हाट? दीज आर साइंटिफिक नेम्स. नाउ साइंटिफिक नेम्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो बेस्ड हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ क्राइटेरियाज के ऊपर. और ये साइंटिफिक नेम्स पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं. एंड ये साइंटिफिक नेम्स हमें इंश्योर करते हैं दैट ओनली वन नेम इज टू बी गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म. भी एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखा जाए. अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे इस दुनिया में टोटल 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं. और इतने सारे स्पीशीज़ को एक एक करके स्टडी करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ टेक्सोनॉमिस्ट. और कहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम रख रहे हैं, तो इट बिकम्स द स्टडी, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ दीज कॉमन नेम्स. इसीलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम्स ये कहता है भी एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम हो. And the description of the organism should help other people to arrive at the same name in any part of the world. और जब उस ऑर्गेनिज्म को मेंशन किया जाए या उसका जब नाम बताया जाए, तो हर एक इंसान जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वो उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सके या उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुलाब कहती हूँ, इस वर्ड को यूज़ करती हूँ, कॉमन नेम है जो कि रोज़ा इंडिका का, तो हो सकता है कि जब मैं ये नाम कहूँ तो एक जापानीज स्टूडेंट को या एक रशियन स्टूडेंट को नहीं पता लगेगा आई एम टॉकिंग अबाउट विच टाइप ऑफ प्लांट. बट इफ आई विल यूज द वर्ड रोजा इंडिका विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द रोज प्लांट, then each and every student which is present in the different part of the world that will recognize that I am talking about which type of plant. तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो है वो डिवाइस किया गया है. नाउ साइंटिफिक नेम्स में
पहले बच्चों पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर आया, बट पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे। पॉली का मतलब मैनी, नोमियल मीन्स नेम्स, मैनी नेम्स, बहुत लंबे लंबे नाम होते थे और एक्चुअली उस नाम में ही उस प्लांट के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज होते थे। बट पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे, तो इन डिसएडवांटेजेस को देखते हुए आया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, दो नाम है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट and proper scientific names to organism, each consisting of two words. First one is the generic name and the second one is the specific name. जैसे कि human being, किसी इंसान का जो नाम है उसके नाम के भी दो पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं राहुल शर्मा, है कि नहीं, नाम के दो पार्ट्स। अब इसमें जो शर्मा है वो बड़ा नाम है, बिकॉज देयर आर मेनी शर्मा, विकी शर्मा, अशोक शर्मा एंड सो ऑन। तो जब हम किसी ह्यूमन बीइंग का नाम रखते हैं तो हम बड़ा नाम बाद में रखते हैं, छोटा नाम जो है वो पहले रखा जाता है। राहुल एक है बट शर्मा बहुत है। इसी तरीके से किसी प्लांट या किसी एनिमल का जब नाम रखा जाता है तो उनके भी नाम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है जेनरिक नेम, जैसे रोज़ा जो है दिस इज़ द जेनरिक नेम, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक नेम। बट यहाँ पे जो बड़ा नाम है जो जेनरिक है दैट इज़ अ लार्जेस्ट कैटेगरी देन द इंडिका। तो जो लार्जेस्ट कैटेगरी है उसको पहले रखा गया है और जो छोटा नाम है हम उसको कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है उसको बाद में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बच्चों दिया किसने था? दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हु गेव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस एंड कैरोलस लीनियस इज आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ही इज आल्सो द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। नाउ कैरोलस लीनियस ने बच्चों अपनी एक बुक पब्लिश की थी सिस्टमा नेचुरी और दूसरी बुक थी स्पीशीज प्लांटारम। कैरोलस लीनियस ने जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो उसने कई प्लांट्स और कई एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स रखे और जितने प्लांट्स को उसने वैलिड नेम दिया उन सभी प्लांट्स को उसने उनका नाम जो है वो पब्लिश किया अपनी बुक में। प्लांट्स के नाम को पब्लिश किया अपनी बुक में स्पीशीज प्लांटारम इन द ईयर 1753। जबकि जितने एनिमल्स को उसने नाम दिया उन एनिमल्स को उसने मेंशन किया अपनी बुक में सिस्टमा नेचुरी, जो कि पब्लिश हुई थी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 5 years, दैट इज इन 1758। ठीक है, सो दीज आर द टू बुक्स विच वर पब्लिश्ड बाय कैरोलस लीनियस हु गेव binomial nomenclature. Now, what are the codes of binomial nomenclature? Codes क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब binomial nomenclature रखा जाता है तो उनके लिए कुछ रूल्स जो हैं डिवाइस किए जाते हैं, कुछ रूल्स फ्रेम किए जाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाए। तो ये रूल्स आते हैं इन दी कोड्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहला कोड है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से पता लग रहा है ये प्लांट्स के नेमिंग के साथ जो है वो डील कर रहा है। दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये एनिमल्स के नेमिंग से के रूल्स फ्रेम करता है। तीसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये बैक्टीरियाज के नेमिंग के रूल्स जो है वो फ्रेम करता है। चौथा इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। और फिफ्थ है इंटरनेशनल code of nomenclature of cultivated plants. So these are the 5 different codes of binomial nomenclature. Next we will do the various rules of binomial nomenclature.
नाउ स्टूडेंट्स, ये रूल्स तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक्स में भी जो हैं वो लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? Biological names, they are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their ओरिजिन। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं या फिर ये ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी प्लांट या किसी एनिमल को नाम अपनी भाषा में दिया है, अपनी लैंग्वेज में दिया है, तो वो नाम भी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। सो जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, दीज आर ऑल इन लैटिन और इन ग्रीक लैंग्वेज, और ये हमेशा इटालिक्स में लिखे जाते हैं। इटालिक्स में बच्चों जो लेटर्स होते हैं टिल्टेड होते हैं। कभी तुम किताब में देखना भी, बुक में जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो वो टिल्टेड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मेंजीफेरा इंडिका, जहाँ जहाँ साइंटिफिक नेम लिखा गया है बच्चों, दैट इज रिटन इन इटालिक्स। सो इटालिक्स में लिखा जाएगा। दूसरी चीज क्या है? The first word in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. अभी बताया, जैसे मैंने साइंटिफिक नेम लिखा रोजा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज। अब ये जो पहला नाम है बच्चों, दिस इज द जेनरिक नेम, इसको हम क्या कहते हैं? जीनस भी कहते हैं। ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसको हमने डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है। और ये जो दूसरा है, सेकेंड पार्ट, दिस इज द स्पेसिफिक नेम, और इसको हम स्पीशीज भी कहते हैं। सो क्लियर हो गया? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो पहला नाम है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो दूसरा नाम है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज को। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये कहता है कि जब भी when both the words in a binomial nomenclature, when they are handwritten, they should be separately underlined or printed in italics. अगर प्रिंटिंग करनी है साइंटिफिक नेम्स की तो हमेशा उनकी प्रिंटिंग इटालिक्स में होनी चाहिए। और अगर इफ़ दे आर हैंड रिटन, जैसे मैंने ये नाम जो है ये हाथ से लिखा है, जब तुम इन्हें साइंटिफिक नेम्स को अपनी कॉपी में हाथ से लिखोगे तो उनको तुमने बच्चों सेपरेटली अंडरलाइन करना है। सेपरेटली, रोज़ा को अलग, इंडिका को अलग। कोई डबल अंडरलाइनिंग नहीं करनी तुमने, कोई नीचे तुमने इस तरीके से डिज़ाइन नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं करना। तुमने इनको सेपरेटली क्या करना है? अंडरलाइन करना है। कट्ठा भी बच्चों अंडरलाइन नहीं करना। कई बार बच्चे इस तरीके से कट्ठा अंडरलाइन कर देते हैं। नो, जीनस शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली एंड इंडिका शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। Clear? So this was the third rule. Now fourth, the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. कभी देखो ध्यान से, ये मैंने साइंटिफिक नेम लिखा है रोज का, तो इसमें जो जीनस है, दिस इज द जीनस। जीनस का पहला लेटर जो होगा बच्चों, दैट शुड ऑलवेज बी कैपिटल, और स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। सो दीज आर द मेजर रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। वी विल डिस्कस सम अदर रूल्स ऑल्सो, सो लेट अस डिस्कस देम। नेक्स्ट रूल है, ईच एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू बी गिवन सिंगल साइंटिफिक नेम। सो पहला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ये भी नेक्स्ट रूल है। अभी हर एक प्लांट को, जैसे कॉमन नेम्स तो सिर्फ कॉमन प्लांट्स को या कॉमन एनिमल्स को जो हमारे आसपास ग्रो कर रहे हैं या जो जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, हमने उन्हीं को कॉमन नेम दिया है, हमने सबको कॉमन नेम नहीं दिया है। जबकि साइंटिफिक नेम सबके रखे गए हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सपोज फिगर 1.8 है, मिलियन स्पीशीज दे आर आइडेंटिफाइड, तो सबके साइंटिफिक नेम्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, all scientific names used before the publication of 10th edition of Linnaeus of Systema Naturae in 1758 are no longer applicable.
अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था, दिस वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, और कैरोलस लीनियस ने 1758 में अपनी ये बुक पब्लिश की थी, सिस्टमा नेचरी। तो कैरोलस लीनियस ने ये कहा कि मेरी इस बुक पब्लिश होने से पहले जितने भी नाम रखे गए हैं, दीज आर ऑल इनवैलिड। सभी नाम्स को उसने क्या घोषित कर दिया? इनवैलिड घोषित कर दिया। और जो नाम उसने रखे थे अपनी इस बुक में, और उन सभी नाम्स को उसने क्या कहा? वैलिड कंसिडर किया। अब उसने सभी एनिमल्स के नाम्स तो नहीं रखे थे। ही हैज़ गिवन अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 5000, हम फिगर लेके चलते हैं कि 5000 एनिमल्स को उसने नाम जो है वो दिया था। बट देर आर मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो उसके बाद उसने दिया लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी में क्या कहा? इन केस मेनी साइंटिफिक नेम्स हैव बीन गिवन टू द सेम एनिमल और प्लांट by different author, the name used first of all in publication after 1758 is considered valid। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट या किसी एनिमल को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, तो वो नाम जो कि पहले पब्लिश किया जाएगा इस बुक में, दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड, और जो बाद में पब्लिश किया जाएगा उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अगर सपोज आज अगर कोई प्लांट या एनिमल जो है वो आइडेंटिफाई होता है, या कोई टेक्सोनॉमिस्ट उसको नाम देता है, तो उसको अपना वो जो नाम है इस बुक में पब्लिश करवाना होता है, देन ओनली दैट नेम इज कंसिडर्ड वैलिड, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? लॉ ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि नेम ऑफ द ऑथर फुल ऑल और एब्रीवेटेड शुड फॉलो द जेनरिक और स्पेसिफिक नेम। बेशक जब हम अब नाम लिखते हैं साइंटिफिक नेम्स, तो हम इसके पीछे ऑथर का नेम नहीं लगाते। बट ये भी रूल है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कि जब कोई साइंटिफिक नेम रखा जाता है, तो जिस साइंटिस्ट ने उसको वो नाम दिया है उसके नेम का भी एक छोटा पार्ट उस स्पीशीज के पीछे जो है वो रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे है मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन शॉर्ट फॉर्म किसकी है? लीनियस की। इट मीन्स ये मैंजीफेरा इंडिका नाम जो है, दिस इज गिवन बाय लीनियस। उसके बाद जीनस और जो स्पीशीज होते हैं सिर्फ यही इटालिक्स में लिखे जाते हैं। इसके ऊपर की जितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो कि हमने आगे करनी है, जैसे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये हम आगे डिटेल में करेंगे, इनको इटालिक्स में नहीं लिखा जाता या इनको इटालिक्स में प्रिंट नहीं किया जाता। एंड लास्ट रूल है कि कई बार देखा जाता है कि किसी प्लांट या एनिमल किंगडम में जेनरिक नेम जो है वो एक बार ही आ रहा है, बट स्पेसिफिक नेम बार बार आता है। जैसे कि रोजा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका। तो इधर हमने देखा कि इंडिका वर्ड जो है वो बार बार आया है, स्पेसिफिक नेम जो है वो बार बार आ रहा है, बट जो जेनरिक नेम है रोज़ा जो है वो एक ही जीनस है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, दिस इज ओनली मैंजीफेरा इज अ सिंगल जीनस। एजा डायरेक्टा इंडिका नीम का साइंटिफिक नेम है, सो एजा डायरेक्टा इज अ सिंगल जीनस, बट इंडिका नेम जो है वो बार बार ओरिजिनेट करता है। सो दीज आर दी वेरियस रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बच्चों में एक और तुमको इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं कि कैरोलस लीनियस ही गेव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लीनियस एक्चुअली बच्चों, ये जो कैरोलस लीनियस था उसका एक्चुअल नाम था कार्ल वॉन लिनी। और ये जो कैरोलस लीनियस है ये लैटिनाइज्ड नेम है कार्ल वॉल लिनी का। मतलब लीनियस ने अपने नाम को भी क्या किया? लैटिनाइज्ड किया। हिज एक्चुअल नेम वाज कार्ल वॉल लिनी, बट कैरोलस लीनियस इज द लैटिनाइज्ड नेम। सो कैरोलस लीनियस हु gave binomial nomenclature, he himself Latinized his name. Next, last,
एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बच्चों क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा, एवरी स्पीशीज हैज़ अ सिंगल एंड प्रिसाइज नेम। हर एक स्पीशीज को बाइनोमियल या नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। टोटल अगर हम कहते हैं कि 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ गिवन साइंटिफिक नेम। Second, all the organism, irrespective of their utility, whether they are useful to us or they are not useful to us, whether they are growing in our nearby localities or not, all the organism, irrespective of their utility, they has been given scientific names. Third, the names are of universal application. These scientific names, they are used all over the world in different parts of the countries. Fourth, the names they are derived from Latin or Greek language. अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो scientific names होते हैं they are derived from Latin और Greek language. अब ऐसा क्यों बच्चों? Because ये Latin और Greek जो हैं these are dead languages. Dead languages means they are not spoken in any part of the world. तो एक बारी जो नाम रख दिया, there will be no change in that name, there will be no change in the meaning of that name. सो इसीलिए जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको लेटिनाइज्ड किया जाता है ताकि वो इन फ्यूचर चेंज ना हो सके. And fifth, an inappropriate or incorrect name can be easily corrected according to the binomial nomenclature. So these are the various advantages of binomial nomenclature. So today we have discussed in detailed what is nomenclature, what are the two types of nomenclature. Dear students, in my next video, we will be discussing about taxonomic categories and taxonomical aids. Till now, students, thank you.